मंत्रियों को शामिल करने में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत टाइट रोप वॉक होती है, आसान नहीं होता है। और इसीलिए आपने ये देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार 7 तारीख को जब हुआ, पहले तो इसके लिए 8 तारीख निर्धारित थी। 7 तारीख को जब ये किया गया, उसके पहले कई सारी फहरिस्तें आईं और कई फहरिस्तें बदलीं। ये क्यों? क्योंकि कई परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखना होता है। मसलन ख्याल रखना होता है कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो पाए, अलग अलग फ्रेटर्निटीज़ का, अलग अलग सेक्शंस का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनका समुचित प्रतिनिधित्व, ये सुनिश्चित किए जाने की चुनौती होती है। चुनौती इस बात की भी होती है कि सामने जो चुनाव आने वाले हैं, क्या जिन जगहों से वोट मिलते हैं और जो मोनोलिथिक वोट समझे जाते हैं पार्टी के लिए, क्या उन लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है मंत्रिमंडल में, ये एक कंसिडरेशन होता है। और योग्यता, काबिलियत, ये तो खैर कंसिडरेशन होती ही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं जाति हमारे देश के लिए दोधारी तलवार की तरह है। जाति जहां हमें पहचान देती आई, वहीं जाति कई बार पैरों की बेड़ी भी बन गई। और इसीलिए फिर राजनीति को इसमें आने की जगह मिली। आरक्षण उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू है उन जातियों को तमाम जगहों पर सही प्रतिनिधित्व मिले जिसमें से मंत्रिमंडल भी हो। अब ये सुनिश्चित करने की चुनौती थी कि जहां इस देश में करीब करीब आधा इस पूरी पॉपुलेशन का, मतलब 45 से 50% अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग। वहीं करीब करीब 17% एससी हैं, जिनको दलित कहा जाता है। और करीब करीब 8%, 8 से ज़्यादा, करीब करीब 9% समझ लीजिए, एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनमें से ज़्यादातर आदिवासी। अब इनका रिप्रेजेंटेशन अगर इनकी पॉपुलेशन के आधार पर इंश्योर करना है, तो आपको अपने मंत्रिमंडल के ओवरऑल यूनिवर्स में, मतलब अगर आप उसको 100% माने, तो लगभग इतना ही इंश्योर करना पड़ेगा। करीब करीब 45 से 50% हो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, करीब करीब 8% जो है वो 8 से 9% एसटी रिप्रेजेंटेशन हो, करीब 17% से 18% रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट का हो, दलितों का हो। कहा यह जा रहा है कि इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे साइंटिफिक तरीके से, अगर आप संख्या को ध्यान में रखकर किए जाने वाले मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, तो सबसे साइंटिफिक है ये। इसमें यह भी इंश्योर किया गया है कि जो आधी आबादी हमारी कहलाती है जेंडर के हिसाब से, महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी ऑल टाइम हाई में से एक हो। और ये बात सही है कि आज तक महिलाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितनी जगह मिली है, वो सर्वोच्च जब भी मिली, लगभग मतलब इससे आगे कभी नहीं मिली है। 11 इस समय मंत्री हैं, महिला मंत्री, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण पहले से ही हैं, पहले से ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आधी आबादी को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि समुचित तक की दौड़ अभी बहुत आगे पहुंचेगी। जब 50% आप इंश्योर कर सकेंगे, ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम पहले से बेहतर स्थिति हो, ये इंश्योर किया गया। ऑल टाइम हाई में से एक 11 महिला मंत्री हैं अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और अब अगर आप ये सोचें कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए प्रॉस्पेक्ट्स कैसे बेहतर किए हैं, चुनावों के हिसाब से प्रॉस्पेक्ट्स कैसे बेहतर किए हैं, तो सबसे पहले दलगत राजनीति से अलग हटकर जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिले, यह इंश्योर किया गया। लगभग इंश्योर किया गया। अगर उतना नहीं कि संख्या के हिसाब से एज इट इज हो जाए, तो यह इंश्योर किया गया कि पहले से बेहतर हो। दूसरे फिर यह देखना था, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, और उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि यादव और मुस्लिम मिलके वोट बैंक बनाते हैं समाजवादी पार्टी का, और मुख्य कंटेंडर भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट समाजवादी ही मानी जा रही है। बीएसपी के लिए कहा जाता है कि उसमें शेड्यूल कास्ट जो है ज्यादातर मायावती के साथ जाते हैं, और उसमें भी जो जाटव होते हैं वो मुख्य तौर पर मायावती के साथ जाना प्रेफर करते हैं। तो ये इंश्योर करना था कि जब एससी को रिप्रेजेंटेशन मिले, तो नॉन जाटव एससीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन वो ओवरऑल पूरे एससीज को रिप्रेजेंटेशन देने वाला नंबर महसूस हो। इसी तरीके से जब ओबीसी का यहाँ पर शामिल किया जाना इंश्योर करना था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो ये इंश्योर करना था कि नॉन यादव जो ओबीसी हैं, उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। और इस बात को, ये बड़ी टाइट रोप वॉक है, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये संतुलन बिठाना बड़ा मुश्किल है।
इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, ये किसी ने कहा कि ये तो जिंदा मेढकों को तौलने जैसा होता है कि एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। मतलब ये बताने के लिए कि जब आप ये माथापच्ची करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, और इसीलिए कई सारी लिस्ट्स बनी। लेकिन आखिरकार ये सबसे अभी तक का सबसे वैज्ञानिक तौर पर बनाया गया, संख्या के आधार पर वैज्ञानिक तौर पर बनाया गया, प्लस अपने प्रॉस्पेक्ट्स को बेहतर करने के लिए, एंश्योर करने की दृष्टि से बनाया गया सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि ये तो हो गया संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व और अपने आने वाले चुनावों के हिसाब से खुद का वोट बैंक उसको देखना। लेकिन अब परफॉर्मेंस, अब ये कहा जा रहा है कि अब जो डेमोक्रेसी है उसमें आपको अब सिर्फ कहे सुने पर काम नहीं चलता, डिलीवरी आपको देनी होती है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनता ही बनता है। इसीलिए हमने कई बार ये भी देखा कि एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करके भी सरकारें रिपीट होती हैं। परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं है, और बाकी जातियों का कोई जोड़ नहीं है। जातियां इस देश की हकीकत हैं, उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या डिलीवरी के हिसाब से भी सरकार अब उतनी एप्ट नजर आएगी जिसकी गुंजाइश पिछले दिनों में नजर आ रही थी, क्या वो पूरी हो पाएगी? ये सवाल अपनी जगह कायम है। बातें विशेष में आज इतना ही। कैमरे में मेरे साथ अजय सिंह मेरे सहयोगी, और डिजिटल विंग से हमारी सहयोगी दिव्या, उनके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।